असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। गर्मी की ऋतु में नक्सीर होना, ओवर ब्लीडिंग का और ज़्यादा बढ़ जाना, खास करके लेडीज़ में प्रॉब्लम्स होती है। वैसे पुरुषों के भी शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, पेट से ब्लीडिंग हो सकती है, एनस से ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन ओवर ब्लीडिंग की जो लेडीज़ को समस्या है वो ग्रीष्म ऋतु में कुछ और ज़्यादा ही बढ़ जाती है। जिनकी भी थोड़ी पित्त प्रकृति होती है उनको नक्सीर का होना, या जिनके नाक के अंदर की जो झिल्ली होती है वह जिनकी बहुत संवेदनशील होती है, कमज़ोर होती है, उनको नक्सीर हो जाती है। और नक्सीर और ओवर ब्लीडिंग के साथ साथ गर्मी की ऋतु में अक्सर लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है, एक्सेस आने लगता है। वैसे पसीना आना एक स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, लेकिन पसीना जब ज़्यादा आए और उस पसीने में दुर्गंध बहुत आए, किसी किसी के पसीने में इतनी बदबू आती है, और ख़ास करके बगल से और पैर में जो मोजे पहन के रखते हैं उस समय यदि आदमी गर्मी के ऋतु में जैसे जूता निकाल करके घर में घुसता है तो बदबू की भी मौज हो जाती है, तो उस समय बड़ी आत्मग्लानि होती है। पसीना शरीर में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हाथों की हथेलियों में और पैर के तलवों में पसीना नहीं आना चाहिए, वो ड्राई होने चाहिए। और जब हाथों में पसीना आता है तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति को आत्मग्लानि होती है, और ख़ास करके माताओं बहनों को जब ये प्रॉब्लम होती है तब बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनको खाना परोसना होता है और जब उनके हाथों में पसीना होता है तो उस समय वो बहुत परेशान हो जाती है। तो क्या करें आप? इसका उपाय है योग में। आप एक बात, पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें। सुबह उठ करके 2 से 3 गिलास पानी पिए। पानी पीने की शुरू में आदत नहीं होती है तो पानी पीते हैं तो उल्टी होने लग जाती है, तो आधा गिलास से पानी पीना शुरू करें। हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें और कुछ प्राणायाम करें। घरेलू उपचार भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। प्राणायाम नक्सीर में, ओवर ब्लीडिंग में, हाथ पैरों में जो पसीना आता है उसमें विशेषतः उपयोगी है, बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। यद्यपि भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, ये सातों प्राणायाम तो हर बीमारी में लाभ करते हैं, क्योंकि ये सातों प्राणायाम हमारे 8 प्रकार के सिस्टम्स को ठीक करते हैं। रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन सिस्टम को हम इन सातों प्राणायामों के द्वारा बैलेंस करते हैं। तो इन सातों प्राणायामों के अलावा भी कुछ और विशेष प्राणायाम हैं जिनका नक्सीर में, ओवर ब्लीडिंग में और हाथ पैरों में जो पसीना आते हैं उसमें विशेष लाभ होता है। सातों प्राणायामों को एक बार हम आपको बता देते हैं, वो तो हर इंसान को रोजमर्रा की जिंदगी में उनको अपनाना है। उसमें भस्त्रिका, कपालभाति, सांस को बाहर छोड़ना एक लय के साथ, रिदम के साथ, बाह्य प्राणायाम, इसमें सांस पूरा अंदर भर के बाहर छोड़ दिया जाता है और बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दिया जाता है।
ये बाह्य प्राणायाम, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम का खास करके जो ओवर ब्लीडिंग है लेडीज को, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होने पर ये ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, माने गर्भाशय में जब बच्चा दानी में गांठ हो जाती है उस समय ये ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम लेडीज को होती है। और इसके लिए कपालभाति प्राणायाम विशेषतः लाभ करता है। कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा सुबह शाम खाली पेट किया जाए तो यूट्रस के किसी भी तरह की जो फाइब्रॉइड्स हैं, बच्चे दाने में जो गांठें हैं, वो डिजोल्व हो जाती हैं अपने आप। कपालभाति से एक हीट जनरेट होती है और वो सर्कुलेटरी सिस्टम से जो हमारे यहाँ पर अनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, जो अतिरिक्त जो हमारे शरीर में उभार आ रहा हो, कहीं पर भी अनावश्यक रूप से वृद्धि हो रही हो, चाहे वो बेनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, दोनों अवस्थाओं में लाभ करता है कपालभाति। तो आधा घंटा कपालभाति करेंगे तो जो यूट्रस के जो फाइब्रॉइड्स हैं वो खत्म हो गए और बच्चेदानी की गांठ खत्म होगी तो और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रुक जाती है। कई बार बच्चेदानी में गांठ नहीं होती लेकिन एक्सेस हीट के कारण से ओवर ब्लीडिंग होती है, उसमें फिर शीतकारी प्राणायाम करने होंगे। लेकिन भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम के साथ साथ अनुलोम विलोम भी पूरी बॉडी के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। नक्सीर में भी विशेषता लाभ करता है। जलनेति और अनुलोम विलोम, ये दोनों ही नक्सीर जिनको आती है उनके लिए विशेषता लाभप्रद होते हैं। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। वो किस में बंद होता है? बाएं से पूरा सांस लिया, दाएं से छोड़ दिया, और दाएं से पूरा लिया, बाएं से छोड़ दिया। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम ओवर ब्लीडिंग के लिए भी बहुत उपयोगी होता है और साथ ही नक्सीर जिनको आती है उनके लिए भी विशेष रूप से लाभप्रद होता है। ओवर ब्लीडिंग का एक कारण यह होता है, जैसे ही हमारे FSH LH हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं तो हमारा जो मेंस्ट्रुएशन का जो टाइमिंग है वो गड़बड़ होने लग जाता है। तो जो साइकिल है जो मासिक धर्म की, उसको ठीक करने के लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम दोनों समान रूप से लाभप्रद होते हैं। 15-15 मिनट करने से लगभग 3 महीने के अंदर जो पीरियड का जो साइकिल है, मंथली का, मासिक धर्म का, महीने का, माहवारी का, वो रेगुलाइज हो जाता है। फिर भ्रामरी और उद्गीत, ये स्ट्रेस के लेवल को कम करने के लिए होते हैं, जिसमें श्वास को गहरा भरा जाता है। और भ्रामरी में ओंकार का नाद नासिका से किया जाता है, तो उद्गीत में ओंकार का उच्चारण होता है। ये भ्रामरी उद्गीत ऐसे होते हैं। कान पूरे बंद होते हैं इस समय, पहले उंगली माथे पर होती है, शीश 3 उंगलियां से आंखों पर होती हैं, और जब वो श्वास भीतर गहरा भर करके ओंकार का नाद नासिका से करते हैं तो आज्य चक्र में अपने आप एक आभा, एक ज्योति, एक आलोक, एक प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। और वह आभा, वह आलोक, वह ज्योति, वह प्रकाश पूरे देह में व्याप्त हो जाता है और हमारा अशांत मन शांत हो जाता है। ये स्ट्रेस ही तो हमारी सब बीमारियों का कारण है। तो भ्रामरी उद्गीत से तनाव समाप्त हो जाता है और अशांत मन शांत हो जाता है, गुस्सा नहीं आता है, क्रोध समाप्त हो जाता है, प्रतिशोध समाप्त हो जाता है, भीतर से हिंसा भाव मिट जाता है, उतावलापन खत्म हो जाता है। ये बहुत जरूरी होता है भ्रामरी भी हर बीमारी में। और उद्गीत, श्वास को भीतर गहरा भर करके फिर थोड़ी देर सांसों पर ध्यान। ये 7 प्राणायाम तो सब बीमारियों में करने हैं, लेकिन शीतली और शीतकारी में प्राणायाम ये ओवर ब्लीडिंग के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। सांस को मुंह से भरा जाता है, जीवा को बाहर निकाल करके, इस तरह से
श्वास को पूरा बाहर छोड़ा नाक से और भरा मुंह से। ये शीतली, इसी तरह से शीतकारी प्राणायाम और साथ में ही कुछ घरेलू उपचार भी बहुत ही उपयोगी होते हैं, खास करके इस ओवर ब्लीडिंग के लिए और नक्सीर की बीमारी के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। आज हम अभी आपको जानकारी देंगे जिसको हम इसको कंपिलक बोलते हैं, कमीला बोलते हैं। कंपिलक वह वृक्ष है आयुर्वेद में जिसके संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा वर्णन किया गया है और उसके बहुत सारे गुण होने के बाद में भी कुछ एक गुणों के ऊपर अभी तक कार्य हो पाया है। तो आइए हम जानते हैं इसके कुछ गुणों के विषय में। आप देख रहे हैं इस कमीले के अंदर ये काफ़ी पकने की स्थिति में फल है। विशेष करके इन फलों का ही आयुर्वेद के अंदर प्रयोग किया जाता है। इस फल को कृमिनाशक माना गया है आयुर्वेद के अंदर। वायुविडंग जो है वह उत्तम माना जाता है, तो वायुविडंग के विकल्प के रूप में इस कमीले का प्रयोग हम लोग करते हैं। और हमने देखा जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उस समय पर पेट के कीड़ों के लिए बहुत सारे गोलियां दी जाती हैं। वह नुकसानदायक होती हैं गोलियां पेट के लिए और बच्चे के जीवन के लिए। या बड़ों को भी पेट में कीड़े हो जाए, उस स्थिति में इस कमीले का जो बीज है आपको बाजार में भी मिल जाएगा। कमीले का जो फल है उस बीज को ला करके पाउडर करके, पंसारी के यहाँ से भी ला करके आप पाउडर करके, लगभग छोटा बच्चा है तो आधा ग्राम के लगभग मात्रा में, बड़ा है तो 2 ग्राम तक भी आप सुबह शाम पानी से दे दीजिए। पानी से देने से जो पेट के कीड़े हैं वह सब निकल जाते हैं। यह बहुत ही अनुभूत है, सिर्फ कुछ दिन इसका प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही लाभकारी है। जिनको पेट में कीड़े हों उनको मीठा नहीं खाना चाहिए, और जिनके पेट के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन है या कमजोरी भी आ गई हो, उस स्थिति में भी आंतों की कमजोरी के लिए, पेट के रोगी के लिए भी यह कमीले का प्रयोग आराम से किया जा सकता है। दूसरा प्रयोग हमने देखा कि यह जो कंपिलक है इसकी जो पत्तियां और पेड़ की छाल, हालांकि इस पत्तियों के अंदर देखने से ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता है कि इसके अंदर कोई जीवाणु विषाणु नाशक क्षमता भी हो, पर यदि कूट करके पानी में उबाल करके उस पानी से यदि घाव को धोते हैं और पेट की जो छाल होती है उस छाल को अंदर की, जैसे पेड़ में ये जो छाल है इसके अंदर की जो गीली छाल है उसको निकाल करके यदि घिस करके घाव में या पुराने फोड़े फुंसे में लगाते हैं तो उससे घाव भी भर जाता है। तो पुराने घाव को भरने के लिए, पेट के कीड़ों के लिए यह आयुर्वेद में अत्यंत सुप्रसिद्ध यह औषधि है, यह कमीला। कमीले का पेड़ लगभग पूरे हिमालयी क्षेत्र में ही पाया जाता है। यह जम्मू कश्मीर से लेकर के और पूरे सिक्किम तक के क्षेत्रों में, हिमालयी बेल्ट में यह पेड़ पूरे देश के अंदर मिलता है। यह बहुत ही लाभकारी है, विशेष करके पेट के रोगों के लिए, पेट के कीड़ों के लिए। हमने देखा कि जिनको SGOT SGPT बढ़ा हुआ होता है, जिनको लीवर की परेशानी है, उन लोगों को भी यदि कमीले का पाउडर 1-1 ग्राम सुबह शाम आप दे देते हैं तो उससे उनकी जो परेशानी है, लीवर की जो परेशानी है, वह भी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो लीवर की परेशानी के लिए, पेट के कीड़ों के लिए, और जिनके पेट में इन्फेक्शन है, आंतों के इन्फेक्शन के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। और जिनको दर्द रहता हो, तो यदि जैसे हम दर्द में
हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग बताते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ और यदि उसमें कमीले का चूर्ण भी मिलाया जाए तो यह इन्फेक्शन को भी जल्दी ठीक करता है और अर्थराइटिस में भी बहुत जल्दी लाभ हो जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है अर्थराइटिस के अंदर, लीवर जो कमज़ोर हो जाता है, तो हल्दी, मेथी, सौंठ के अंदर यदि आप मिलाते हैं कमीले का पाउडर, तो कमीले के इस बीज का पाउडर को मिला देने से उससे आपका लीवर भी हो जाता है स्ट्रांग और आपको जल्दी लाभ हो जाएगा आपकी अर्थराइटिस जैसी भयानक व्याधि में। ये बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी है। हमने आपको दी ढेर सारी इसके विषय में जानकारियाँ। चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शांति शांति। जड़ी बूटी अनुसंधान के इस कार्यक्रम में हम आपको दे रहे हैं बहुत सारी जानकारियाँ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से जड़ी बूटियाँ जब जंगलों से या किसानों के जो खेती होने के बाद, खेती के बाद जब आती हैं तो किस स्थिति में आती हैं। ये जड़ी बूटियाँ आती हैं, ये इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये छाल है, इसको हम बोलते हैं, ये छाल अर्जुन की छाल है। तो अर्जुन का जो पेड़ है वह आज देश में से औषधि के रूप में प्रयोग करने से, ज़्यादा प्रयोग करने से ख़त्म होने की कगार पर है। तो औषधि अनुसंधान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब पेड़ के छाल उतारें तो अंदर की छाल को न छोड़ करके बाकी छाल को आप उतारें, क्योंकि जब पेड़ वृक्ष बचेंगे, वनस्पतियाँ बचेंगी, तभी आयुर्वेद का अनुसंधान होगा और औषधियाँ भी बनेंगी। तो जहाँ से भी जड़ी बूटियाँ आती हैं तो जो लोग इसको संग्रहित करते हैं या यदि पेड़ को बचाना है तो अंदर की छाल को हम छोड़ करके बाहर की छाल को उतार करके ले करके आएँ। आप देख रहे हैं कि नीम की पत्तियां जो हमारी मधुनाशिनी में पड़ती हैं, इसका घनसत्व करके हम मधुनाशिनी में डालते हैं। यदि नीम की पत्तियां अच्छी ना हो तो मधुनाशिनी कैसे अच्छी हो सकती है, फिर आपका डायबिटीज़ कैसे दूर होएगा। तो जैसा कि इसका जो परीक्षण की पहली जो प्रक्रिया है, हम यहाँ पर जो बाहर हमने जो पूरा मटेरियल टनों में रखा हुआ है, तो इसलिए रखा हुआ है कि सबसे पहले हम आँखों से देखें और उसको समझें, उसके बाद में लैब में ले जा कर के परीक्षण करें। जैसे नीम की पत्तियाँ आप जानते हैं कि यह हमारी जो कायाकल्प वटी है, जो रक्तशोधक के लिए प्रयुक्त होती है, तो कायाकल्प वटी में भी हम इस नीम की पत्तियों को डालते हैं, जिससे कि उसका रक्तशोधन की जो इसका जो गुण है वो बहुत बढ़ जाता है, वो बहुत ही स्किन रोग के लिए कारगर है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी नीम की पत्तियाँ जिसको हम औषधि के लिए प्रयुक्त करते हैं, जब ढेर सारी नीम की पत्तियाँ मंगाई जाती हैं तो आप देख सकते हैं यह भी नीम की पत्ती है। आप देख रहे हैं कि ये नीम की पत्ती की जो क्वालिटी है बहुत ही ख़राब है, इसके अंदर दूसरी तत्व भी बहुत हैं और इसके पत्ती में देखिए सूखने के बाद में ये क्योंकि काफ़ी पुराना है तो इसमें और इसके तत्व में बहुत फ़र्क हो जाएगा। तो जो हरे वाली पत्तियां हैं ये बहुत ताज़ी हैं, फ्रेश हैं। ये जो है ये सूखी हुई जो पत्तियां हैं जो फ्रेश नहीं है देखने में, यह इससे गुणवत्ता युक्त औषधि नहीं बन सकती है। तो इसको हम रिजेक्ट कर करके इस तरह के जो मटेरियल आते हैं जो गुणवत्ता युक्त दवाइयाँ नहीं होती हैं उनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि गुणवत्ता युक्त औषधि बनाने के लिए सबसे पहला जो अनुसंधान है, जो सबसे पहली जो आवश्यकता है या सबसे पहले जो ज़रूरत है वो ये है कि आप जड़ी बूटियों की पहचान सही करें। जड़ी बूटी जो आती है उसकी गुणवत्ता का परीक्षण सही ढंग से करें, पहले आँखों से करें, पहले देख करके करें, उसके बाद में फिर आप लैब के अंदर परीक्षण करें। वो सारी जो विधाएँ हैं, चाहे वो प्राचीन काल की ऋषियों की परंपरागत जो विधाएँ हैं या आधुनिक जो जितने भी जो लेटेस्ट जो संसाधन हैं, जो लैब हैं, इक्विपमेंट्स हैं या परीक्षण हैं, उन सारी विधाओं से हम परीक्षण करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति। विज्ञान और विकास के इस युग में आज भी हमारी माताओं, बहन और बेटियों में अपनी अंदरूनी समस्याओं को लेकर के काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जब भी किसी लेडीज़ को ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है तो वह उसको ये मान लेती है कि ये समस्या तो
लेडीज को होती ही है, और परिणाम यह होता है कि वो 10-15 वर्ष नहीं, वह पूरी लगभग 40-45 वर्ष की जिंदगी तक उस पीड़ा को झेलती रहती है और किसी से उसकी शिकायत तक नहीं करती है, ना डॉक्टर के पास जाती है। और यह ओवर ब्लीडिंग जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उस समय तक या तो यूट्रस में बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स हो चुके होते हैं या यूट्रस में कैंसर तक हो चुका होता है। इसलिए जब भी माताओं, बहन और बेटियों को ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो तो तुरंत जांच करानी चाहिए। या तो आपका FSH LH हार्मोन कहीं गड़बड़ है, या फिर आपको बचपन में भी मैं देख रहा हूं अभी यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, ओवरी में सिस्ट हो रही है छोटी छोटी बेटियों को। इसलिए अभी संकोच तोड़ें और निसंकोच होकर के अपना स्वास्थ्य स्वयं संवारने के लिए जागरूक हो जाएं। मैं बार बार कहता हूं, आरोग्य मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें अपना स्वास्थ्य खुद संवारना है और माता बहनों को बस कुछ नहीं करना, प्राणायाम प्रारंभ कर देना है। आप प्रतिदिन अपनी लाइफ में बस 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। आपको किसी भी तरह की ये अंदरूनी प्रॉब्लम्स माने मेंस्ट्रुएशन के इम्बैलेंसेस, लेडीज को यूरिन लीकेज की भी प्रॉब्लम बाद में स्टार्ट हो जाती है, किसी किसी का यूट्रस भी बाहर निकलने लग जाता है, और ओवर ब्लीडिंग और लिकोरिया की प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा छुपाती हैं, यहाँ तक कि उसके लिए तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाती हैं। और इन सब के कारण से उनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा दर्द भरते जाते हैं, और ज़्यादा वो निस्तेज होती जाती हैं, और ज़्यादा शक्ति विहीन होती जाती हैं। उनका फिर धीरे धीरे हीमोग्लोबिन भी डाउन होने लगता है, और फिर जो है कम उम्र में ही उनको बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और माँ, बहन, बेटियों को सहज ही एक उनके भीतर स्वाभाविक इच्छा होती है कि वो सदा युवती दिखें, सदा उनके भीतर यौवन रहे। लेकिन सदा युवा रहने के लिए, सदा तेजस्वी रहने के लिए चेहरे पर प्रखर ओज और तेज हो, आभा कांति ज्योति लावण्य हो, मन में आत्मविश्वास हो, जीवन में शौर्य और स्वाभिमान के साथ आप आगे बढ़ सकें। पुरुषों से किसी भी मायने में हमारी बहन, बेटियां, माताएं कम नहीं है, बशर्ते वो संकोच तोड़े। अब वो इन तमाम दीवारों को तोड़ करके और बस एक साहस के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू करें। मंजिल उनकी मिलेगी, उनको सम्मान उनका मिलेगा उनको। और ये जो रोग हैं जिनको हम छुपाते हैं, ये रोग भी तुम्हारे मिटेंगे। बस तुम हिम्मत नहीं हारना। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा हमें हमारे लक्ष्य तक जरूर पहुंचाता है।